Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. So let's start our today's lesson. Our today's lesson is student number 8, the poem Peace. Peace means cool, calmness. This poem is written by Dr. Sylvia Horstmann. She was a German poet and in literature she worked very well. So this poem is about, in this poem, the poet describes the dual nature of the wind. She says that in one aspect of the wind is pitiless and destructive, and on the other hand it is gentle and bright. The poet concludes that the true nature of the wind is gentleness and peaceful. Basically, he describes the true nature of wind, that is gentleness and peaceful. So let's start from stanza number 1 and explain this stanza into a simple words and in a simple English. Our first stanza is the wind. Wind mean हवा is now, इस वक्त. और roaring. Roaring mean चिंगारती हुई, शोर करती हुई. Smashing, destroying यानी तबाह कुन. और roaring mean noisily और चिंगारती हुई. तो यहाँ पे क्या है कि हवा इस वक्त एक चिंगारती हुई और तोड़ फोड़ करती हुई. Monster कोई अफरेत है, कोई बला है. ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाह कुन. हवा इस वक्त एक चिंगारती हुई, तोड़ फोड़ करती हुई, अनफरेद तबाही ये बनकर आई है ना. रैकिंग ऑल मैंस वर्क. रैकिंग मीन मलिया मेट कर देना, तबाह कर देना. और लाइक डिस्ट्रॉइंग समथिंग. ऑल मैंस वर्क, इंसान के तमाम काम को, इनके इंसान की मेहनत को क्या है, हवा ने की जो डिस्ट्रक्शन वाली नेचर है उसने तबाह कर दिया है. फ्रॉम द वैलीज, वादियों से. फ्रॉम द वेल्स, घाटियों से. एंड सेंस देम स्पिनिंग, को इन्हें घुमा घुमा कर ब्रोकन फ्लाइंग मुंतशिर करके उड़ा रही है. यानी कि इस फर्स्ट स्टेंजा में हवा की मॉन्स्टर लाइक जो नेचर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह वो इंसानों के काम को तबाह कर रही है, वादियों से, घाटियों से उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, उन्हें मुंतशिर कर रही है, और उसकी मॉन्स्टर लाइक नेचर को डिस्कस किया गया है. In simple words, I will explain this stanza into simple words. The poet says that when the wind shows its pitiless aspects, जब pitiless अपने aspects wind show करती है, it shouts and destructs things like a demon. It destroys everything that comes in its way. It plays havoc in valleys and vales, and then sweeps all the things along with it. Like when it's roared like a demon and destroys all that comes in its way. In its range, it destroys trees, fields, buildings, and sweeps them along. The first stanza depicts the wind as something catastrophic and merciless. यानी इसमें उसकी मर्सीलेस और उसकी कैटास्ट्रॉफिक नेचर को डिस्कस किया गया कि whenever she wind behave like a monster, it destroy everything. So let's move towards our stanza number 2. Our stanza number 2 is, but all of that, लेकिन ये सब कुछ, not its core, इसका असल नहीं है. मीन्स इसकी ये नेचर नहीं है विंड की. इट्स सेंटर इज़ इन इट ट्रूथ. हकीकत में इसका जो मरकज़ है इटर्नल स्टिलनेस, दायमी सुकून है. यानी कि इसकी हकीकत, इसका जो ट्रू है बेसिकली वो क्या है, दायमी सुकून है. यानी मॉन्स्टर लाइक नेचर इसका ट्रू नहीं है, इसका फैक्ट नहीं, हकीकत नहीं है ये इसकी. इट्स अ ब्राइट लाइक अ ब्लू स्काइज. ब्राइट मीन चमकदार, ब्लू स्काइज नीला आसमान. एंड ऑल यू हेयर, और वो सब जो आप सुनते हैं. और जेंटल विस्पर, हल्की हल्की सरगोशियाँ हैं. फोर अवे, बहुत दूर. एंड अनइम्पॉर्टेंट, बहुत लेकिन गैर अहम. क्योंकि इसका जो असल है वो दायमी सुकून है, स्टिलनेस है इसमें, इटर्नल स्टिलनेस है. और क्या है, इट्स ब्राइट ऑन ब्लू स्काइज. एंड शी सेज दैट इट्स नेचर इज़ विस्परिंग. ये क्या करती है, सरगोशियाँ करती है. So in simple words, if I explain this stanza in simple words, so it's like that. In this stanza, the poet describes its second aspects. कि वो उसके सेकेंड एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती है. दैट इज़ पीसफुल. और वो क्या है, पीसफुल. उसकी स्टिलनेस नेचर है, उसका सुकून वाला यानी कि उसका बिहेव है. द पोइट सेज दैट द ट्रू नेचर ऑफ द विंड्स इज़ पीस. उसकी ट्रू नेचर क्या है, पीस है, सुकून है. इट्स पीसफुल, इट इज़ पीसफुल इन इट्स एसेंस. Its calm makes everything look lovely. It becomes like sweet whispers that can be
फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिसको यानी कि डिस्टेंस से भी सुना जा सकता है, और ये सब विस्परिंग लाइक इसकी नेचर होती है. So we can say that it's whispering like it whisper like a lover. It makes the atmosphere cool and charming. The sky becomes blue and beautiful. Its hushed and low whisper make everything blush. हाँ, इसकी यानी कि जो विस्परिंग लेक्चर होती है चीज़ को कहते हैं ब्लश करती है. So in this stanza, poet discussed its second nature, and that is very peaceful and very calm. We have read out the two natures of wind. In this poem, I told you about I have already told you the theme of this poem is the true nature of wind and its two aspects of the two aspects of wind. Nature teaches lesson through wind, water, mountain, and light. Wind is the form of storm smashing everything. In its rage, it destroys trees, fields, and buildings. But when the wind is gentle and cool, it gives lives to birds, and humans. We have to experience storms to enjoy peace. कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ की दायमी जो इन्जॉयमेंट है उसका मज़ा हम नहीं ले सकते जब तक हम उसके डिजास्टरिंग एस्पेक्ट से अवेयर नहीं होंगे. लाइक हियर आई मेंशन अ कोटेशन, इफ़ यू वांट टू सी द सनशाइन यू हैव टू वेदर द स्टॉर्म. यानी कि अगर आप सनशाइन को इन्जॉय करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो स्टॉर्म को आपको फेस करना पड़ता है. वेदर and this fact can't be denied that we can't enjoy one thing until we have had the taste of voice versa. जब तक हम उसके एस्पेक्ट्स को फेस नहीं कर चुके होते हम उसकी इन्जॉयमेंट से हम उससे वो इन्जॉय नहीं कर सकते, उसके लुत्फ़ से अवेयर नहीं हो सकते. वी कांट अंडरस्टैंड द ट्रू सेंस ऑफ बिल्डिंग only when we are well aware of the meaning of distraction. A day looks beautiful when we have lived through a night. We have to experience storms to enjoy peace. This is the lesson of the poem. This poem is a figurative one. The wind has been personified as rage and peace. को यानी कि एक टू एस्पेक्ट से उसको personified किया गया है. In the first stanza, the wind is presented as an outrageous thing that destroys and smashes things in its rage. It is a monster of destruction. When it behaves like a monster, it roars and breaks things apart. It is so disastrous that it completely destroys all man's work. This may be anything ever built by man. It levels everything to the ground. In its rage, it throws broken things in the air, whirling and flying. So, on the other hand, when the wind is peaceful, the poet says that it has also peace in its essence. It plays its role to beauty the atmosphere in the form of cool breeze. The reality of wind lies in its gentleness and peace. The truth is that it is usually peaceful when the sky is bright and blue. It is calm and quiet like whispers coming from far away. Its harsh and low whispers make everything blush. The simple and spontaneous mood of expressions has made the poem adorable. The poet discussed the musical quality of the poem is appealing in this poem, and she present its musical quality. The poet has expressed the traits of wind by using metaphors in the poem. The diction of the poem simply suits the spontaneous flow of the poem. So this is the short summary and theme of the poem. So you have to memorize the summary of this poem. Here are two questions. With what the wind compare? With what the wind compare? Wind is compared with the in first stanza. With what the wind compares in the first stanza. In first stanza, wind is compared with the monster of destruction that destroys everything and that destroys everything around itself. And the second question is explain its center is in truth. In second stanza, we have read out it means truth lies in its centers. Truth lies far away from these material things, and its truth is peacefulness, calmness. So these two questions and summary of this poem you have to memorize and you have to learn by heart. Thank you so much, students. Allah Hafiz.